दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गोपीचंद चौधरी और मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले लगभग 32-33 साल हो गए पूरे। अभी हो जाएंगे 33 साल। और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सभी का मैं भी सुन रहा था। बहुत ही पास्ट की जब बात करें तो सबकी एक अपनी कहानी होती है। हर एक इंसान जिंदगी में चाहता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। ऐसी हर एक की कहानी। और जब हम किसी कहानी सुनते तो हमें लगता है हमारा इस कहानी, इसके इंसान की कहानी में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। रियलिटी है कि हम किसी की कहानी से सीखते हैं कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है। और हम ये देखते हैं जब हमारे साथ कुछ घट रहा होता है तो ऐसा लगता है ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब अलग अलग लोगों की स्टोरी को जानते हैं तो पता चलता है कि भगवान ने सबके लिए एक अलग रास्ता दिया है और सबकी जिंदगी में अलग तरह के चैलेंज दिए हैं, सबको अलग तरह के सपने दिए हैं। ये सब चीजें हमें शुरुआत में नहीं पता थी, लेकिन जैसा सभी बताते हैं तो हर एक का कोई ना कोई पास्ट होता है बिजनेस से पहले। और हर एक का आने का एक कारण भी अलग होता है और तरीका भी। मैंने देखा कि सबका डिफरेंट वे से लोग बिजनेस में आ जाते हैं। मैं बेसिकली जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर एक ग्राम पंचायत में प्रसार अधिकारी हुआ करते थे। ग्राम सेवक की नौकरी से उन्होंने शुरुआत की थी, रिटायरमेंट वहां से लिया था। और हम 6 भाई बहन हैं, 3 भाई 3 बहन। और हमारे फादर ने ईमानदारी से अपने जॉब को किया था, तो ऑब्वियसली एक ईमानदारी की नौकरी में 6 बच्चों को पालना, अपना मकान बनाना, उनकी शादियां करना, ये सब किस तरह की जिंदगी दे पाते होंगे अपने बच्चों को, इसका केवल एक कल्पना कर सकते हैं आप। हम एक साधारण सी जीवन जीवन जी रहे थे ना, बहुत ज्यादा पैसा था, हम बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं ले सकते थे, तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी की कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन हर नौकरी वाले का एक सपना होता है कि उसका बेटा नौकरी करे। मेरा शुरू से कभी भी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने 11वीं तक अपनी पढ़ाई की और मैं पढ़ने में होशियार था। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं कोई बिजनेस करूंगा। तो मेरे भाई को, बड़े भाई साहब को, एक तेल मिल खुलवाई थी मेरे फादर ने। थोड़े दिन के बाद वो तेल मिल में उनका इंटरेस्ट लूज हो गया, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया और मैं पूरी तरह से तेल मिल में इन्वॉल्व हो गया। 12वीं के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैंने ये कहा था मैं बिजनेस ही करूंगा। लेकिन 3 साल के बाद अच्छा खासा उसमें घाटा देने के बाद हमने उस तेल मिल को बंद कर दिया। और फिर हमें लगा कि अब हम करें क्या। तो सबसे आसान रास्ता नौकरी था, परसेंटेज अच्छी थी हमारी और नर्सिंग का उस टाइम वैकेंसी निकली हुई थी जयपुर में, एसएमएस में। तो अल्टीमेट लास्ट डेट थी वो। भगवान किसको किस रास्ते पर लेके जाता कभी कुछ नहीं पता लगता। तो लास्ट डेट थी, मेरे दिमाग में आया कि चलो बिजनेस तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन पहले नौकरी पकड़ के देखते हैं। तो मैंने फादर से कहा था मुझे नर्सिंग की जगह निकली और मुझे उसमें एडमिशन लेना है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 100 रुपये हैं, तू जाने तेरा काम जाने। ये बात है 86 की, लगभग 35 साल हो गए इन बातों को। तो उस टाइम 100 रुपये की कोई वैल्यू थी। मुझे अच्छी तरह याद है, डीग से, मैं डीग का बेसिकली बिलोंग करता हूँ, अभी मैं भरतपुर में शिफ्ट हूँ। तो वहां से 22 रुपये किराए के लगते थे। मैंने दिमाग लगाया 22 इधर से 22 उधर, 44 और इसका लगा के 50 रुपये का, 50 रुपये में फॉर्म वॉर्म भर के हम आ जाएंगे। तो मैं फॉर्म भरने गया तो मैं पहली बार किसी बड़े शहर को देखा, है ना। भरतपुर के बाद में अगर बाहर निकला तो पहली बार 86 में मैं निकला था। तो वहां जाके मैं जब देखा, पहली बार ऐसा देखा कि इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, एक रोड अलग है, एक रोड अलग है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया रोड को क्रॉस कैसे करूं। तो फिर वापस नारायण सिंह सर्किल गया और वहां से मैंने रिक्शे वाले को कहा मुझे एसएमएस हॉस्पिटल जाना है। मैं एसएमएस से वापस लौट के गया। मेरे सामने चैलेंज ये था मैं रोड को क्रॉस कैसे करूं। तो वहां से मैंने 2 रुपए उस टाइम रिक्शे वाले ने लिए थे, मैंने रिक्शे वाले को 2 रुपए दिए और मैंने उससे एक शर्त लगा दी थी, मुझे हॉस्पिटल के अंदर उतारना, क्योंकि वही तो चैलेंज था मेरे सामने। तो मैं हॉस्पिटल में, उसने उतारा और वहां जाके मैंने पूछा कहाँ सुप्रीडेंट ऑफिस है, वहां से फॉर्म लिया और मैंने फॉर्म भर दिया और मैं घर आ गया। और लगभग 1 महीने बाद लिस्ट निकली तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और बाद में मैंने एसएमएस से अपने आप को ट्रेनिंग के लिए वहां रूम लिया और मैं ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग के दौरान फाइनेंशियल स्थिति हमारी यही थी कि मुझे एक, चूंकि व्हाइट पैंट शर्ट होते तो मुझे एक ही जोड़ी व्हाइट पैंट शर्ट दिलाया था मेरे फादर ने कि भाई मेरे पास यही है और व्हाइट शर्ट पैंट शर्ट यही है। तो मैं उसको 3 दिन पहनता था, फिर एक दिन धोता था और फिर मैं अगले दिन फिर ट्रेनिंग करता। तो मैं एक जोड़ी में वहां से आराम से मैंने 1 साल निकाल लिया। घर से अनाज ले जाते थे, घर से घी मिल जाता था जो था। ट्रेनिंग करते करते हम, ट्रेनिंग के जैसी खत्म हुई तो ट्रेनिंग के सेकंड ईयर में ही हमारा शादी हो गई थी। जैसा होता है हर एक के साथ, लेकिन हमारी कास्ट में ऐसा होता है, मैं जाति से जाट हूँ, चौधरी हूँ, तो हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है। फिर खतरा भी ये था कि मेडिकल में नौकरी कर रहा है, पता नहीं किसको ले आए। तो डर था हमारे फादर के दिमाग में। ठीक है, उनका अपना सोचना था, वो अलग बात है कि ये मिल गई वही काफी है। ठीक। तो वहां से हमारा सेकंड ईयर में जब शादी हो गई, उसके बाद जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के विद इन 60 डेज मेरा पोस्टिंग हो गया। पहला पोस्टिंग मेरा जोधपुर था। जोधपुर में पोस्टिंग के दौरान ही मुझे समझ में आ गया कि यार नौकरी तो नहीं, दिमाग में तो कीड़ा मेरे बिजनेस का घुसा हुआ था। तो वहां से मैं घी लाता था, देसी पीपे में भर के, जब मैं छुट्टी आता था और
डीग में आके उस घी को बेचता था, तो मेरा किराया निकल जाता था। बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया कुमेर, तो वहाँ कुमेर के बाद फिर मैं डीग अपने घर के पास नेटिव प्लेस मेरा जहाँ है वहाँ के पास ट्रांसफर हो गया। तो वहाँ ट्रांसफर होते ही मैंने कोशिश की मैं किसी सब्जी उसकी ये फ्रेंचाइज लेता हूँ मिठाई वाली, ब्रिजवासी की, मेरे दिमाग में चल रहा था। हमारे बर्तन में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तो दिमाग में चल रहा है बात। बिजनेसमैन देखो, जो अगर बिजनेस का कीड़ा होगा ना वो खुरापात करेगा। तो मैंने खुरापात करने के दौरान मेरे पास एक जीप हुआ करती थी बड़े भाई साहब के पास, तो मैं उस जीप को ले गया टोंक। टोंक से नमदा आते हैं, गलीचा आते हैं, ये अलग टाइप के जूट टाइप के होते हैं। उन गलीचों को मैं गाड़ी में भर के, गाड़ी के ऊपर लगा के, खुद चला के मैं बर्तन नुमाइश में लाया। और जब मैंने वो सामान उतारा, दुकान ली किराए में, तो लोग देख रहे थे कि इनको खरीदेगा कौन बर्तन में। और मैंने बहुत माल बहुत था उसमें, और मेरा ये था मैं इसको बेच के दिखाऊंगा। तो मैंने वहां दुकान ली और उसको लगाया दुकान पे। 4 दिन तक मेरा एक भी नमदा नहीं बिका। मैंने काफी पैसा लग गया था। अब सोचा मैंने, यार एनालिसिस किया कि गड़बड़ कहाँ है। बाद में समझ में आया कि इतना पैसा लोग मेले में लेके नहीं आते। और ऑब्वियसली लोगों को पसंद तो आता है, बट इसलिए छोड़ जाते कि इतना अमाउंट उनकी जेब में नहीं होता है। तो मैंने वहां पर एक व्यक्ति को रखा, और रखने के बाद मैंने उसको, जो भी आते थे उनको बोलता था, यदि आपको पसंद है तो आप अपना एड्रेस दे जाइए, सामान आप जब मेला देख के जाएंगे टाइम बता दिए, आपके घर पहुंच जाएगा। 4 दिन के अंदर मैंने गली से भेज दिए सारे सारे। क्योंकि प्रॉब्लम अगर आप पकड़ लेते हैं तो सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे, प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे तो सॉल्यूशन। काफी लोग हंस रहे होंगे, पहली बार ये सब जानने को मिल रहा है। बहुत सारे जिंदगी के ऐसे राज होते हैं जिन्हें आदमी वक्त आने पर बताता है। ये सब डायमंड जब हम जाएंगे तभी और डिटेल में बताएंगे। तो वहां के बाद फिर हमने, सब कुछ चल रहा था, मैंने बीच में प्रैक्टिस भी की थी, क्लिनिक भी चलाई थी, जो कुछ कर सकता था अतिरिक्त पैसे के लिए वो किया। धीरे धीरे मेरा पोस्टिंग एक पीएससी पर मैंने करा लिया। पीएससी पर कराने का मेरा रीजन एक ही था कि वहाँ टाइम बहुत मिल जाता है। फील्ड में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आप नौकरी में थोड़ा इधर उधर टाइम भी बचा सकते हैं, और मर्जी से थोड़ा बीच में छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने एक फील्ड में नौकरी करी। वहां पर मुझे मेरे स्पॉन्सर मिले, जो बाद में स्पॉन्सर बने। वो मेरे अपलाइन, आज की तारीख में जो मेरे स्पॉन्सर हैं वो हैं बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, सुधीर सिंह एंड संगीता संस्कार जी। उस टाइम उनके छोटे भाई वहां पर जॉब किया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आओ बॉस बैठो, वो मुझसे जूनियर थे, आपको एक बिजनेस दिखाते हैं। तो उन्होंने बिजनेस दिखाया। बिजनेस दिखा के जब पेपर पर ये खींचा, ये आप है और ये वो है, और गोले गोले से बनाए थे। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस गोलों में कहीं बिजनेस नजर आता है? कहाँ है उसमें बिजनेस? कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कुछ मेंबर बनाने हैं, कुछ लोगों को जोड़ना है और इससे पैसा आएगा। जब इस तरह के मॉडल को देखेंगे तो एक एक अनपढ़ आदमी बोलेगा ये तो सब चीटिंग वाला काम है, ये तो सब एक स्कीम या चैन बनाने का काम है। वो अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग भी आज ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पिरामिड क्या है, चेन क्या है, स्कीम क्या है। बट वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हमें भी पहली बार ऐसा ही लगा। सच बात है ये। मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह के कोई धंधे नहीं करता, मेंबर सेम्बर बनाने का, लोगों से पैसे उगाने का। मैंने मना कर दिया। उन्होंने फिर दोबारा बताया, तीसरी बार बताया। तीसरी बार मैंने कहा देखो, बिजनेस अपनी जगह रहेगा तुम्हारा, आप करो कुछ भी करते हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। या तो यहाँ से तुम ट्रांसफर करा जाओ या मैं करा जाऊंगा, बट आज के बाद मुझे, तो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ठीक है, आज के बाद कम से कम ये गोले वाला चक्कर तो खत्म हुआ मेरी जिंदगी से। कुछ दिन बाद उनके बड़े भाई जो सुधीर जी हैं, वो अरुणाचल में उस टाइम जॉब करते थे, वो छुट्टी आए हुए। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं शुरू से उनका बड़ा रेस्पेक्ट करता था। वो स्पॉन्सर मेरे बाद में बने, बट मेरे फैमिली मेंबर पहले से। हमारे उनके पारिवारिक रिलेशन थे। हमारे फादर के और उनके फादर की बहुत अच्छी मित्रता थी। हमारी मदर के और उनकी मदर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो हमारा उनके घर एक फ्रीक्वेंटली आना जाना था। तो मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस है और ऐसे। मैंने, भाई साहब सही बात तो ये कि इसमें बिजनेस है कहाँ? ठीक है, लोग बनाने हैं और ये कोई फंस गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इतने लोगों को जब पैसा उगा के देंगे तब आप छोटा सा पैसे कह रहे कि आपको मिलेगा। वहां मेरी समझ में जो प्लान आया था 100 लोग जब बना देंगे तो मुझे 25,000 रुपये मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया, 100 लोगों का 63 रुपये से प्लान दिखाया गया था 100 पीवी से। जबकि 42 रुपये किट थी, लेकिन बताया गया था अगर 63 से करते तो आप 100 पीवी ज्वाइन करते हैं और ऐसा करते हैं तो आपका 6,30,000 रुपये का जब सेल होगी कंपनी की तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा। और मुझे बड़ी हंसी आई थी। मेरी तो पागलों जैसी बात होगी, मैं 6,30,000 पब्लिक का हुआ के दूं तब आप मुझे 25,000 दोगे? तो मैंने, इतना पागल मैं कहूँ। लेकिन जब उन्होंने मॉडल को ठीक से समझाया, उन्होंने कहा ऐसा ये है वो है, तो अल्टीमेट मैंने हाँ कर दी। मैंने ठीक है आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करते ही मुझे लगा कि बिजनेस मेरा है। तो पहले उसके अंदर किट आती थी, एक बॉक्स आता था, बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट होते थे और उसमें लिटरेचर होता था। उसमें एक ग्रीन कलर का फोल्डर होता था, है ना, स्टील की नॉब होती थी, बहुत ही खूबसूरत एक फोल्डर होता था। उस फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट गाइड भी होती थी साथ में, लेकिन उसके अंदर जो होता था कोड ऑफ कंडक्ट होता था। एमबे कॉर्पोरेशन की अपनी पॉलिसी क्या है, ये बिजनेस को लेकर इन्होंने अपने कुछ नियम बनाए हुए थे, वो उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है।
मैंने वो निकाला और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मेरा शुरू से पढ़ने का शौक रहा है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, लगभग 11 बजे के आसपास मैंने उसको निकाला था, 2 बजे तक मैं पूरे को उसको चाट गया था। पढ़ने के बाद जो उसमें बार बार लिख रहा था 1.2, 1.1, 5.1, 5.1.8, तो इसका मतलब था इतने सारे नियम बने हुए। तो मैंने कहा ये नियम में पढ़ता गया तो मैंने यार ये तो बड़ा एक बहुत ऊंचे दर्जे का इनके अपने रूल्स बनाए उन्होंने। इसका मतलब है बिजनेस को किसी तरीके से चलाना होगा, अगर उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो ये बिजनेस का अपना आप में कोई साधारण बिजनेस नहीं हो सकता। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया उस कोड ऑफ कंडक्ट्स को पढ़ के। दुनिया में लोग किसको देखकर एक्साइटेड होते हैं और किसको देखकर डिमोटिवेट होते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बट मैं उस रूल्स रेगुलेशंस को पढ़कर ही एक्साइटेड था कि चलो कोई चीज तो है जो एथिक्स के दायरे में रखती है अपने आप को, कोई कंपनी तो है जो एथिकल वे में बिजनेस को बिल्ड करने में बिलीव करती है। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने 3 महीने का छुट्टी ली। मैंने प्लान को फिर देखा और दोबारा मैंने प्लान पुष्पेंद्र जी से देखा, सुधीर जी से नहीं देखा, उनके छोटे भाई से देखा। मैंने एक बार दोबारा बताओ मुझे प्लान। उस प्लान में मेरे समझ में आया कि 3 अगर ऑर्गेनाइजेशन आप इस बिजनेस के अंदर प्लेटफॉर्म ले जाते हो, यानी कि उनको क्वालिफाई करा देते हो, 21% ले जाते हो, तो आप एमरल्ड बन जाते हो। और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था, मैंने 1 महीने में यदि मैं 100 लोगों को शामिल करूंगा तो 3 महीने में 3 से कर दूंगा, तो 3 महीने तो बहुत है, मुझे नहीं लगेंगे 3 महीने एमरल्ड जाने में। लेकिन नया बिजनेस है, चलो 3 महीने तो लग सकते हैं, इसलिए मैंने 90 दिन की सीधा छुट्टी अप्लाई कर दिया। अब एक इंसान जिसको बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता, वो ये मान बैठे कि 90 दिन में मैं एमरल्ड हो जाऊंगा, 1 महीने में 1 लेग को ब्रेक कर दूंगा और छुट्टी ले ले, तो उसे पागल कौन नहीं कहेगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे पागल कहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पागल कहेगा। बट जो पागल है और जिस पर पागलपन छाया हुआ है उसके लिए एमबीए बना हुआ है, जो बहुत समझदार है उसके लिए एमबीए नहीं है। तो उस पागलपन के हमें जो दौरे पड़ते थे उस टाइम, उस दौरे का नतीजा रहा कि जिस दिन हमने कहा अब हम बिजनेस में कूदते हैं और इसे बिल्ड करते हैं, तो हमने एक रात में 63 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराया था। सबको 6300-6200 रुपए से ज्वाइन कराया, पर 63 लोगों के हमने पैसे कलेक्ट किए। तरीका क्या था वो अलग बात है, ना तो हमें पता था बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे दिखाएं, ना लोगों को बता सकते। जब पता ही नहीं था तो जो समझ में आता सिंपल बताते थे, आपके नीचे जब 100 होंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ऐसा प्लान यदि आज किसी को दिखाया जाए तो वो भी गुमराह हो जाएगा, और ऐसा प्लान यदि किसी एजेंसी के पास चला जाए तो वो तो हमें जेल पे उठा के डाल देगी, क्योंकि गलत हम नहीं थे, ना इंटेंशन गलत था ना हम गलत थे। जितना समझा वही तो बता सकते थे। आज भी किसी इंसान को जितना समझ आएगा वो उतना ही बता पाएगा, उसमें वो उसकी गलती है ही नहीं। वो अलग बात है कि समझने के लिए टाइम नहीं देना चाहता इंसान, जैसे हम नहीं देना चाहते थे। कहते हैं जब पैसा दिखता है तो आदमी भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है, उसमें इतना धैर्य नहीं होता कि इतना बड़ा पैसा है तो इसे थोड़ा ढंग से समझ तो लेते हैं। तो हम भी समझने को तैयार नहीं थे, इसलिए समझाने वाले नहीं थे, बट लोग आते गए। तो पहले महीने में हम 15% गए, ना तो हमें ये पता था कि थोड़ा सा अगर और बढ़ा दें तो हम 18% हो जाएंगे। हमें ये था कि क्या फर्क पड़ता है, 15 हो, 12 हो, 18 हो, हमें तो सीधा 21 की दौड़ थी, 21 जाना है। और 21 का मतलब समझ में आता था 100 लोग 6200 रुपए से, दैट इज 21%। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता था। नतीजा क्या हुआ कि एक लेवल था हमारे पास, बड़ी जोर से तालियां बजी, हमें स्टेज पर बुलाया गया। हमें आज तक समझ नहीं, हमें क्यों बुलाया गया, क्यों तालियां बजवाई गई, हमारे तो पैसा भी नहीं आया था हमारे पास। बट मुझे स्टेज फियर था, है ना। इसे बहुत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा डर माना गया है। इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा डर है तो वो लोगों के सामने बोलने का डर है, जिसे ग्लोसोफोबिया कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज केवल यही है कि लोगों के बीच में रहिए और कुछ मौका लगे तो आप बोलते जाइए। वो डेवलपमेंट करके इस डिजीज से को इंसान को इस डिजीज से मुक्त यही किया जाता है। तो वहां पर मुझे तो बड़ा डर सा लगा जब इन्होंने बुलाया। इवन मैं बिजनेस में बाद में पता लगा कि कुछ मीटिंग्स होती है, दिल्ली दिल्ली जाने लगा, तो या कहीं भी मीटिंग होती तो मैं अलवर जाता था। जब रिकग्निशन टाइम आता था तो मैं बाहर आ जाता था, और जब मेरा नाम बोलता तो मैं बाहर आके मुझे पैर कांपने लगते थे। मैं ये सोचता ये इस लेवल को भूल जाए। वो अलग बात है कि बहुत कम समय में 15 चले गए, या ये कहीं कम समय कहाँ लगने दिया हमने, तो हम तो एक रात के 15% है, 15% की जर्नी नहीं देखी हमने। बट इस बिजनेस का एक सिद्धांत हमने देखा है, आप तेजी से कहीं भी जा तो सकते हैं, बट स्टेप को आपको दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, या स्टेप को जंप कर रहे हैं तो आपको एक बार टच करने के लिए तो आना पड़ेगा। तो नतीजे हुआ कि बिजनेस को अपने तरीके से किया, जो नहीं हुआ बाद में हम बिजनेस के अंदर 3% पर आ गए, बल्कि ये कही कि 3% से नीचे 0% पर आ गए, और हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया। 1 साल हमें ये जानने में लग गया कि बिजनेस है क्या, काम कैसे करता है। बिजनेस पर भरोसा हमारा जो शुरू में बना था वो उस कोड ऑफ कंडक्ट्स को पढ़ के बना था। बट बाद में हमें एक सेमिनार दिखाया गया जिसमें नासा से साइंटिस्ट आए हुए थे। उस सेमिनार को देखने के बाद समझ में आया कि बिजनेस बहुत बड़ा है, और इतना समझ में आया था कि इस बिजनेस को समझने में शायद हमारी जिंदगी भी छोटी लग जाएगी।
मैं पहली बार उस सेमिनार को देखने के बाद ये समझ गया था कि जितना ये दिखने में लग रहा है और जितना छोटा मैं इसको समझ रहा हूं, इतना छोटा नहीं है। और मुझे दूसरी बात ये समझ में आई थी, इस बिजनेस को समझने के लिए मुझे अपने दिमाग का दायरा बहुत बड़ा करना होगा। वहां पर कुछ बातें हो रही थी, किताबों को लेकर बातें हो रही थी, कुछ कैसेट्स को लेकर बातें हो रही थी, कुछ सेमिनार्स को लेकर बातें हो रही थी। ये सोर्स बताए गए थे, बताया गया था किताब एक ऐसा सोर्स है जहां से आप अपने आप को बिजनेसमैन की तरह डाल पाओगे। सेमिनार और मीटिंग्स ऐसे सोर्स हैं जहां से बिजनेस का विजन ले पाओगे। और सीडी ऐसी है जहां पर आप लोगों की रैली जान पाओगे, लोगों को किस तरह के चैलेंज आते हैं और क्या क्या छोटे छोटे स्टेप है। उन स्टेप को जानने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज हमारी समझ में आई उस सेमिनार में, वो एक चीज समझ में आई कि यदि आपके पास इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक मेंटर है और आप मेंटर ढूंढ सकते हैं या चुन सकते हैं, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उस मेंटर को आप फॉलो करें। और ये बात इतनी गहरी चली गई मेरे अंदर कि मेरे दिमाग में ये आ गया कि मेंटर सुने तो सुने कैसे। लेकिन साथ में एक लाइन बोली गई थी, योर मेंटर शुड बी योर अपलाइन एंड मिनिमम प्लेटिनम। तो मैंने एमबीए ऑफिस में जाकर, दिल्ली एमबीए ऑफिस था, जाकर मैंने पूछा कि मेरे प्लेटिनम का नाम क्या है। रिपोर्ट आती थी बट हम उसमें ज्यादा समझते, नंबर लिखा आता था, नंबर से क्या पता लगता है। तो वहां पर पता चला कि मेरे जो अपलाइन प्लेटिनम, उनका नाम वो आज की तारीख में सुधीर सिंह जी है, उस टाइम विनोद चौधरी जी का नाम आता था। तो हमने उनका एड्रेस लिया दिल्ली से, और एड्रेस लेकर मेरी टीम के जो बहुत ही आप लोग जानते हैं प्रकाश वीर जी, वो मेरे साथ अर्ली स्टेज में बिजनेस में आ गए थे। मेरे बिजनेस में आने के 3-4 महीने बाद ही आ गए थे। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसी एड्रेस, और इस एड्रेस पर इस आदमी को ढूंढना है। और ये गए, वहां पता चला खैरतल में, और कुल मिला के पहुंच गए। बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं था बट रेलवे स्टेशन पास पहुंच गए। और वहां से जब इन्होंने कहा कि ऐसे मैं मिलकर आया हूँ और ये बहुत अच्छे इंसान है, फिर एक पेस मीटिंग करने आए थे डी। और पेस मीटिंग करने आए तो मैं उस मीटिंग में बैठा और मैंने कहा था मैं इस बिजनेस करना चाहता हूं, बट ये बिजनेस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ होता नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए। बट मैं लोगों को हमेशा मैसेज देता था बिजनेस करने लायक है, तुम लोग करो, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मुझे लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा तुझसे। तो विनोद जी ने कहा था 1 साल आपने अपने तरीके से करके देखा है, लेकिन अगले 1 साल आप मेरे तरीके से करके देख लो। तो मेरी एक शुरू से एक बैड हैबिट मान लीजिए, हैबिट मान लीजिए रही है, यदि मैंने किसी को किसी काम के लिए बोला है तो मैंने फिर उसको 100% फॉलो ही किया है। या तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा, इसलिए लोग कई बोलते हैं कि कड़वा बोलता है। कड़वा का मतलब मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं मुंह पे बोल दूंगा, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा इसका रिएक्शन क्या होगा। मेरा जो देसी कहावत है ना, वो दिमाग में रहती है, मत बरसना भाई मेरे खेत में, तो तेरा रास्ता ना, वो वाली बात है। आज भी मेरी यही नेचर है, कोई चीज मुझे किसी की पसंद नहीं, कहूंगा तेरी धर्मशाला तेरे पास रख, मत आना कभी जिंदगी मेरे काम, मैं कभी तेरे सामने हाथ फैलाने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई इंसान पसंद आ गया तो मैं पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दूंगा उस इंसान का रेस्पेक्ट करने में। तो पहली जब प्रेस मीटिंग देखी तो मुझे विनोद जी की बातें और विनोद जी का व्यक्तित्व भगवान ने ऐसा बनाया है, वो सच्चाई होती है ना, वो चेहरे पर झलकती है। और वही सच्चाई मुझे इनकी दिखी थी। मैं नौकरी करता था, 13 साल की मेरी नौकरी हो गई थी, मैं लोगों को जानने लगा था, लोगों को समझने लगा था। तो इतना तो, और सही बात तो यह है कि जो सच्चा इंसान है ना, उसको परखने की आपको जरूरत नहीं है, वो रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, उसके शरीर में से ऐसी वेव्स निकलती हैं। तो मुझे लगा कि मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो इंसान मुझे मिल चुके हैं। तो मैंने इनसे पहली बार कहा था ऐसे बात, और इन्होंने कहा मेरे आप, मैं कहूँ वैसे करो, और पहली बात तो आपको मेरे साथ हर बार बैठना होगा, हर महीने बैठना होगा। तो हमने काउंसलिंग करना शुरू किया, वहां जाना शुरू किया, और जब से मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, मैं 6 महीने में इस बिजनेस के अंदर सिल्वर हो गया था, 12 महीने में प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम एक साथ हो गया था। उसके बाद मैं सैफायर गया, फाउंडर सैफायर गया, एमरल्ड गया। जब मैं एमरल्ड की पिन लेने गया था एमबीए ऑफिस पे, तो मुझे कहा था कि आपकी फाउंडर सैफायर की पिन और ले जाओ। मैंने कहा ये क्या होती है, मुझे ये नहीं पता था प्लेटिनम का मतलब क्या है। जब कहा था प्लेटिनम पर आपको प्लेटिनम फॉरम मिलेगा 5 स्टार का, तो हम बड़े खुश हुए। मैंने कि होता होगा कुछ। फॉरेन ट्रिप का नहीं पता था मैं, फॉरेन ट्रिप के लिए कोई नंबर वंबर होते हैं। ये था फाउंडर प्लेटिनम के बाद आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। मुझे 2 चीजें बहुत डरावनी लगती आज भी। एक तो मुझे जो डर लगता है वो लगता है डांस करने से, है ना, मैं डांस वांस बिलीव नहीं करता। अलग बात है कि इस बिजनेस ने सिखा दिया, अब नाच लेता हूं छोटा मोटा, ठीक। लोगों के सामने बोलने से मुझे डर लगता ही था। साथ में मुझे डर लगता था इस बात से कि यदि मैंने किसी काम को वहां किया और वो नहीं कर पाया तो मेरे बारे में वह शख्स क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, मैंने कई परवाह नहीं। तो वहां पर हमें पहली बार ट्रिप मिला जब मैं प्लेटिनम था, प्लेटिनम पर ही मुझे मिल गया था, एएलएस मैंने क्वालिफाई कर लिया था। ट्रिप से आने के बाद बिजनेस का और विजन बड़ा होता गया। तो ये इस तरह से कुछ जर्नी हुई, और हम एमरल्ड के बाद सीधे फाउंडर एमरल्ड गए। हमने इस बिजनेस से बहुत कुछ बनाया। सवाल ये नहीं कि हमने क्या बनाया, सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बिजनेस के अंदर लोगों की जिंदगी को यू टर्न लेते देखा, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे।
अभी सतबीर जी बोल रहे थे, मैं जानता हूं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं सतबीर जी जिस फैमिली बैकग्राउंड से निकले हैं, बोलते मेरे गांव में लाइट भी नहीं थी, है ना, एक मजदूरी का काम करते थे। यदि एमबीए नहीं होता तो इस तरह के लोगों की जिंदगी इस तरह से बदलने के मौके थे क्या? कहीं तड़फ थी, रास्ते ढूंढ रहे थे, बट रास्ते नहीं थे। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। मेरी टीम में मैं अगर बात करूं, प्रकाश वीर जी ही इज 12 क्वालिफाइड, 12 पास हैं, लैब टेक्नीशियन का अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। अगर ये नौकरी लग भी जाती तो क्या करोड़पति बनने के ख्वाब रख सकते थे? देखो, ख्वाब तो दुनिया महाराज भी देखता है, लेकिन ये भी मान लेता है ये तेरे बस का नहीं है। ये बिजनेस ही है जिसकी वजह से वो आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, बच्चों को अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे हमने, और ये चीज जब हम देखते गए तो हमें बिजनेस के ऊपर और भरोसा बढ़ता चला गया। सब कुछ यूं ही आसान नहीं हुआ। लोगों से जब बात करते थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। अभी मिसेज बता रही थी कि प्रोडक्ट की किट आई थी, हमने एक एलओसी हमारे घर में एक को दिया और एसेट एक को हमने रखा और डिस्टॉप हमने दिया। इसकी मतलब नहीं समझा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। किट के अंदर प्रोडक्ट निकले, हमें लगा उनके ऊपर देख देख के कि ये कपड़े धोने के सारे प्रोडक्ट, हमें नहीं पता था किससे कपड़े धुलते हैं। तो हमने कहा एक आप रखो, एक आप रखो, एक हम रखें। मदर को दिया था हमने डिस्टॉप, और डिस्टॉप में आते हैं बहुत सारे झाग। तो जब मदर कपड़े धोती तो वो बोलती कि बहुत झाग आते, हम कहते इसमें झाग नहीं आते। तो कई बार हमारी मदर से हमारी बहस हो जाती थी, मेरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारे में झाग नहीं आए, मुफ्त में तुमको दिया, तुम्हारे में झाग आए, ऐसा हो कैसे गया? हमें नहीं पता था बर्तन धोने का है। अच्छा, एलोस में भी झाग आते हैं, लेकिन कपड़े हमारे ज्यादा साफ होते थे। हम अल्टीमेट मोटी बुद्धि से ये अनुमान लगा लेते थे मत आए झाग, कपड़े तो हमारे साफ ज्यादा है ना। और फिर हमने यहां तक किया सर, आप में तो बहुत सारे लोग हंसेंगे आज, हमने 500 ml एक बार में डाल के देखा, झाग तो आए, अल्टीमेट वो झाग नहीं आए। हमने सब्र कर लिया, मैंने नहीं आया तो मत आओ, बट हम इसको करेंगे अपने तरीके से। खत्म होते प्रोडक्ट लेते, खत्म होते रेट वेट, हमने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की। नतीजा ये रहा कि बिजनेस में जब लोगों से बात करने लगे हम, तो कुछ सवाल हमारे सामने आने लगे और हमने उनको हमेशा फेस किया। सीखने की मेरी शुरू से बहुत मतलब कैपेसिटी अच्छी रही है। सीखता हूं तो डूब के सीखता हूं, नहीं सीखता तो उस तरफ झांकता भी नहीं। जो मुझे नहीं सीखना ना, मैं सीखूंगा नहीं, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नहीं सीखना यार, तू कर ले भाई, तू सुपर हो जा, मुझे नहीं करना कुछ भी, मैं तो सीखूंगा जिसको सीखूंगा। मुझे प्रोडक्ट का एक वो लगा कि मुझे प्रोडक्ट को सीखना है। मैं दिल्ली वीकली जाता था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती ही दिल्ली थी। मैं जयपुर भी गया एक दो बार, लेकिन जयपुर और दिल्ली की ट्रेनिंग मैंने कंपेरिजन किया, दिल्ली की अच्छी है। और जब मुझे घर से ही जाना, मेरे लिए दोनों बराबर थे, किराया लगना है, तो मैंने दिल्ली जाएंगे। तो अमर प्रकाश जी और ऐसे करके धीरे धीरे लोगों को साथ लेके जाने, कौशल जी को लेके जाने लगे, हम दिल्ली जाने लगे। वहां से जो सॉरी सीख के आते, उस ट्रेनिंग को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में खड़े होकर करते, डेमो करते। और मैं रेट कंपेरिजन में एसेट पर आज आपसे 30 मिनट मिनिमम बात कर सकता हूं, सिर्फ एसेट। मैं हर प्रोडक्ट पर आपसे आधे आधे घंटे बात कर सकता हूं। मैं इतनी गहराई में गया उन प्रोडक्ट्स की में, और समझ में आने लगा। फिर मैं ये चैलेंज करने लगा, इससे सस्ता, इससे अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के देखा। जब इतने ही अच्छे और इतने ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को लेकर बार बार तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब पहली बार हमारे हाथ में प्रोडक्ट आया था, हमने भी इसको नहीं समझा था। दो चीजें दिमाग में हमेशा चलती हैं लोगों के में, मेरे में भी चली थी। एमबीए का है तो ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसा लगता है एमबीए के एसिड से कपड़े धोएंगे तो धुलने के साथ प्रेस भी अपने आप हो जाएगी शायद, इसी ओवर एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्योंकि 900 रुपए का लिया है ना हमने, वो फिर 9 से दिखता है दिमाग में, वो 9 रुपए पर लोड नहीं दिखता, 900 रुपए का। और बाहर भी बोलते हैं, कई तो चौड़े को बोलते रिश्तेदार में, हमें ना, हम 900 रुपए के से तो अपनी शर्ट धोते हैं, वो भी चौंक जाता है। ऐसे लगता है जैसे एक शर्ट भी 900 रुपए के झोंक देते क्या हम। बट कई बार हम बड़ा बनने के दिखाने के लिए, कई बार हम धीगे हाँकने के लिए, कई बार हम अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए हम गलत तरीके से स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में भ्रांति आना स्वाभाविक सी बात है कि एमबीए के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। लेकिन जब इसकी ट्रेनिंग ली हमने, समझ में आने लगा, मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूं, इनसे सस्ता, अच्छे की तो भूल जाइए, इनसे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता। ये सब मैंने जाना इस अपनी जर्नी के दौरान। मैंने ये जाना कि एसेट की अगर हम बात करें, एसेट तो छोड़ो साइड में, जितने भी हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं, इनको बनाने के लिए जिन पानी तक का इस्तेमाल, जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी को 3 बार प्योरीफाई किया जाता है।
जिस पानी को आप पीते हैं घर में बड़े ब्रांड का आरओ लगाकर, वो सिंगल टाइम फिल्टर होता है आपका, जिसको आप आंत के अंदर लेके जाते हैं। और हम तो कोई भी होम केयर का प्रोडक्ट ऐसा आता ही नहीं है जिसे आप बॉडी के अंदर डालें, उसमें 3 बार फिल्टर किया जाता है। इंग्रेडिएंट की बात करो, फूड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट जो चाहे आपके घर के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हो लेकिन खाने योग्य चीजों से बने, अंदर चले जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, आपकी स्किन को डैमेज ना करते हो, यूनिवर्स को नुकसान ना पहुंचाते हो, आपकी पॉकेट के साइज में आ जाते हो, आपको मर्जी की जिंदगी जीने का अवसर देते हो, आपको बिजनेस करने का मौका दे देते हो। ये क्वालिटी जब देखी तो फिर कोई कुछ भी कहता रहा, फिर फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने किसी भी इंसान को आज बैठा दो, किसी भी प्रोडक्ट पर वो मुझसे बात कर ले, मैं उसको प्रोडक्ट सेल कर ही दूंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल करने में गुड सेल्समैन नहीं हूं, बट मैं फैक्ट्स को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करना जानता हूं। दम फैक्ट्स में है, आप फैक्ट्स को दीजिए, प्रोडक्ट में दम कितना है ये वो जांच लेगा। और अच्छा और आसान काम क्या हो जाता है, जब कंपनी आपको इस काम के लिए 100% रिटर्न पॉलिसी देती है। कॉर्पोरेशन कहता है कि हम तो उस टाइम ये भी नहीं पता रिफंड पॉलिसी है, कॉर्पोरेशन कहता है आप खुद इस्तेमाल कीजिए, अपने मिलने जुलने वालों परिचितों को भी आप अगर प्रोडक्ट देते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है तो उनका भी हम खुला हुआ प्रोडक्ट वापस करेंगे। इसके बीच में एक बहुत बड़ा झोल है, और वो झोल कितना बड़ा है वही तो मजेदार है। मैं एमबीए करता हूं, मैं कंपनी से ये प्रोडक्ट खरीदता हूं, आज इस प्रोडक्ट का नाम एक्स है, मुझे कंपनी कहेगी मेरा बिल हो गया, 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को वापस कर जाइए, अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाएंगे तो हम आपसे वापस नहीं लेंगे, यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, आपको समझ है या समझ लेने का मौका देते हैं, तो 30 दिन मोर देन इनफ, काफी सफिशिएंट टाइम है। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट को जनवरी में खरीदा, बट मेरे जो ग्राहक ये हैं इनको मैंने अप्रैल में बेचा, आफ्टर 3 मंथ। इन्होंने इस प्रोडक्ट को अप्रैल में खोला, इस्तेमाल किया, और इनको 25 अप्रैल को समझ में आया कि प्रोडक्ट में मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन के बराबर इक्वल करा उतर रहा है, ये प्रोडक्ट को लौटा सकती है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। मैंने प्रोडक्ट को 853 रुपए में खरीदा, इनको मैंने 900 रुपए में बेचा, एमआरपी पर बेचा। इनको मैंने रसीद दी, बाकायदा कॉर्पोरेशन की जो एक ऑथेंटिक रसीद है, मैंने उस रसीद को इस्तेमाल किया, मैंने इनको दी। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एमबीए ऑफिस में जाकर प्रोडक्ट को लौटाएंगे तो इनको 900 रुपए मिलेंगे, क्योंकि रसीद इनके पास 9 से की है। मैंने 853 में खरीदा था, मैं लौटाता तो मुझे 853 मिलते, पता ही नहीं होता लोगों को, वैसे चिल्लाते सामान बड़ा महंगा है, बर्बाद हो गए। मुझे एक चीज बताओ, एमबीए में बर्बाद होने का कोई एक रास्ता ढूंढ के बता सकते हो आप? इस हाथ पैसे देते हो, उस हाथ माल लेते हो, पैसा आपका कंपनी खाते में नहीं जमा कराती, कहीं नहीं करती, एक अकाउंट बना रखा कंपनी ने जिसमें रखती है, ये 30 दिन कंपनी मानती है ये पैसा हमारा नहीं है, ये ग्राहक की धरोहर है हमारे पास, और ये सुरक्षित होती है। कॉर्पोरेशन 30 दिन तक इस पैसे को कहीं भी खुर्द-बुर्द नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है 30 दिन के अंदर मेरा ग्राहक मेरे सामान को वापस दे जाए, तो मैं इसको उठाकर ये पैसा दे दूंगा। तो एक्चुअल में आप पे नहीं करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक जमानत राशि जमा कराते हैं, उस राशि को कंपनी सुरक्षित रखती है। जब 30 दिन का ड्यूरेशन निकल गया, कंपनी को लगा आप सेटिस्फाई हैं, तब कंपनी कहती है मेरा प्रोडक्ट अब सेल हुआ है, अब वो प्रोडक्ट पैसे को कहीं भी काम ले। ये जानकारी नहीं होती, बट चिल्लाने माहिर होते लोग। लोग कहते हैं सब एमए में बर्बाद हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि आपसे कोई कहता नहीं कहता है, क्यों मुझसे तो यहां तक कहा था तू बर्बाद हो जाएगा। मैंने ये कैलकुलेशन करके बताया, मेरे पास पैसा है नहीं, फालतू खर्च करने को नहीं है, लोन में लेता नहीं हूं, उधार में विश्वास नहीं करता, एक नंगा आदमी बर्बाद कैसे हो जाएगा मुझे ये तो समझा दे कोई, है ही नहीं मेरे पास, मैं कहां से बर्बाद होऊंगा, कैसे बर्बाद हो जाऊंगा? मैं पैसे दे रहा हूं, माल ले रहा हूं, पसंद नहीं आएगा वापस करूंगा, पैसा मुझे वापस आ जाएगा। अगर मैंने वापस करने में डिले कर दिया, मेरे पास रह गया, छिप गया, मुझे उसकी चपत लग गई, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है उसका यूटिलाइज करूंगा। अगर वो महंगा निकल आया, बाई चांस 100 रुपए महंगा चला गया, तो 100 रुपए में तो मैं बर्बाद होने वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं लोग ने साहब अपनी प्रॉपर्टी बेच के एमबीए ज्वाइन किया। जब एमबीए को जब उस जमाने में मैंने किया, तब अधिकतम राशि 4200 ली जाती थी, आज तो पैसा लिए नहीं था, प्रॉपर्टी बेची किस लिए थी उसने, क्या दिखाना चाहता था? एमबीए कभी नहीं कहता कि आपको, आप एमबीए करते हैं तो गाड़ी लेना अनिवार्य है, कभी नहीं कहता। एमबीए कभी नहीं कहता फला पिन पर आपको गाड़ी लेनी होगी, एमबीए नहीं कहता आप गाड़ी के साथ फोटो खिंचाइए, एमबीए नहीं कहता आप अपनी गाड़ी को अचीवमेंट के बतौर दिखाइए, आपने गाड़ी ली अपने शौक के लिए ली, एमबीए नहीं करते तो भी बर्बाद होना था। तो ये मिथ्स है, ये भ्रांतियां हैं जो हमारी लाइफ में इस बिजनेस के दौरान हमने देखी थी, बिजनेस ड्यूरेशन में इस तरह की बातें आपके साथ में। जब आप पढ़ोगे बिजनेस के बारे में, हमने बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं पढ़ी कि हम लोगों को बहुत पता है, मेरा प्लान आज भी सबसे सरल होता है,
ये मैंने विनोद जी सीखा है। सामने वाले इंसान को बस पैसा कैसे आएगा और बिजनेस क्या है, सिंपल प्रोडक्ट है, नहीं कर पाए तो कुछ खोगे नहीं, और करना चाहोगे तो आगे संभावना से भरा हुआ बिजनेस है, इतनी सी बात समझानी है। लेकिन इतनी समझाने के लिए आप नॉलेज ना ले, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा, फेथ जब यहाँ टॉप पर होगा तो आप अपने भरोसे को ट्रांसफर करते हो। शब्दों की कोई ताकत नहीं है, शब्द कितना बोल दोगे आप। शब्द तो झूठा भी और अच्छे तरीके से बोलता है और लच्छेदार बोलता है, लेकिन फिर भी सामने वाला क्या कहता है, नंबर एक फेंकू है। कैसे पकड़ लिया उसने? क्योंकि उसकी बात में वो भरोसे वाली बात नहीं होती। उसकी बातें तो होती हैं, सब तो होते हैं, पर वो दम वाली बात नहीं होती। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए स्टडी करने की जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसके लिए मैंने इस बिजनेस को बहुत समझा। क्योंकि लोग भूत वाली कहानी बहुत सुनाते थे एमबीए के बारे में। बाद में पता चला कि मैंने एक बिजनेस हैंडबुक आती है ना, अभी नहीं आती, 450 रुपए की बहुत मोटी किताब, मैंने उसको 3 बार पढ़ा है, अंडरलाइन है। अभी भी मैं 2-3 दिन पहले उसको देख रहा था, उसमें कंपनी के बारे में देख रहा था। कंपनी का बहुत कम लोग जानते हैं आज भी, कंपनी जो देखते हो इतनी सी नहीं है ये, है ना, जो दिखते हो आपको यही बहुत बड़ी है, बट इससे कई गुना बड़ी है। इस कंपनी के सिस्टर्स कंपनी बहुत है, और जो हम बोलते हैं 110 उसमें ग्लोबल है। इवन मेरे पास एक किताब हाथ लगी थी, और वो किताब थी बातें जुने वाले। उसकी बड़ी चर्चाएं होती थी उस टाइम की, बातें जुने वाले है क्या। एक्चुअली में कॉर्पोरेशन के ऊपर देखिए, जब भी कोई तेजी से उठता है तो लोगों के शक जाते हैं। बात कंपनी की नहीं है, बात आपकी और हमारी भी है। हम और आप कल तक साधारण से जिंदगी जी रहे थे, अचानक से हमारा 2 मंजिल का मकान बन जाए, हमारे घर पर महंगी सी गाड़ी खड़ी हो जाए, हमारा चलने का तरीका बदल जाए, हमारे लोगों का एसोसिएशन बदल जाए, तो लोगों की आंखें हमारी तरफ उठना स्वाभाविक बात है कि अरे करता क्या है इस नौकरी में, तो संभव नहीं है। नौकरी कोई भी हो, हर आदमी जानता है नौकरी की सैलरी कितनी मिलती है, और हर आदमी ये जानता है कि किस नौकरी में नंबर 1 की संभावना है और किस में नंबर 2 की संभावना है, ये सब जानते हैं। लेकिन उस नौकरी से मैच नहीं खाती जब आपकी जीवन शैली, तो लोग आप पर उंगली उठाते हैं, आपकी तरफ शक की नजरों से देखते हैं। सेम इस कंपनी के साथ भी, जब ये कंपनी तेजी से ग्रो हो रही थी इनिशियल स्टेज में, 1959 में कंपनी आई थी, 1973 में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, 14 साल का समय हुआ था, 74 1974 की बात है। 74 में जब ये कंपनी ने वजूद बनाया, बहुत बड़ा, तेजी से लोगों की जिंदगी बदली, तो गवर्नमेंट की, वहां की गवर्नमेंट की आंखें इसकी तरफ गई। और जब जो बिजनेस करता है अपने तरीके से करते हैं, कि यहाँ भी एमबीए में सभी लोग आते हैं, कुछ अपने तरीके से करते हैं, यानी कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं। गलत करने वाले को परिणाम गलत मिलता है, सही वाले को सही मिलता है। गलत वाला इरिटेट होगा, इरिटेट होकर आलोचना करेगा, आलोचना के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी को शिकायत भी करेगा। जो संतुष्ट होगा वो तारीफ करेगा, इंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा, और लोगों की जिंदगी बदल सके इसके लिए लोगों को इस बिजनेस के बारे में चर्चाएं करेगा। बहुत बार हम पर लगते हैं, आप अपनी कहानियां क्यों बताते हैं, अचीवमेंट क्यों बताते हैं। हमने भाई बिना पैसे लगाए अचीवमेंट लिए, हम इसलिए बताते हैं। हमने क्या हासिल किया उपलब्धि नहीं गिनाते हम आपको होप ट्रांसफर करते हैं कि आप भी ये सब हासिल कर सकते हैं। जब हम जैसे साधारण ने किया है, तो आप तो असाधारण व्यक्तित्व के धनी है, आपके लिए भी वही संभावना इसके द्वारा खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो वहां पर जब गवर्नमेंट का ध्यान गया, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमीशन इसके लिए नियुक्त किया, और कमीशन ने इसकी एक एक चीज को, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो, चाहे लोगों की जो बातें थी वो, और कंपनी जो कहती थी करती थी वो, दोनों के साक्ष्यों को कंपैरिजन करना शुरू किया। और वो इतना विस्तार दायरा लिया, उस कमीशन ने इतना विस्तार दायरा था कि कोई भी बाल की नोक के बराबर चीज रह ना जाए। और कंपनी भी ये चाहती थी, जब आप हमारी जांच करने पे तुले हुए हो तो फिर विस्तार से करो, किस्तों में मत करो। टाइम की हम पर कोई कमी नहीं है, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। आज भी कॉर्पोरेशन के ऊपर कहीं भी कोई भी इंसान किसी तरह की उंगली उठाता है, तो कॉर्पोरेशन अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर, पूरे प्रूफ सबमिट करती है, भागती नहीं है, डरकर नहीं भागती है। वो सपोर्ट करती है, सहायता करती है कि आइए आप और हम दोनों मिलकर तह तक पहुंचते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेशन भी ये चाहती है, पब्लिक ने अगर हम पर ट्रस्ट किया है तो पब्लिक की जिंदगी बेहतर हो। और हर देश की सरकार, चाहे वो अमेरिका की रही हो, तो वो भी यही चाहते थे उस टाइम कि उनके देश के नागरिकों ने किसी पर भरोसा किया तो उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। बट शक जब है तो शक तो दूर करना जरूरी है। तो वहां पर ये जांच जो चली है 5 साल तक चली थी, और कमीशन का नाम था फेडरल ट्रेड कमीशन। 5 साल जांच करने के बाद जो शिकायतें थी, उन शिकायतों को तो भूल जाइए, जैसी शिकायतें थी, जितनी कल्पना थी, कोई कमी ढूंढ रहे थे, कमी के ढूंढने के साथ साथ कमी तो नहीं मिल पाई उनको, लेकिन विशेषताएं इतनी मिली जिनके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते थे वो। और वो इतनी विशेषताओं को देखकर वो खुद हैरान हो गए, और उन्होंने ये कहा कि हम एक लाइन भी नहीं बोलेंगे। जब मीडिया ने कहा था कि आपने अपनी जांच पूरी कर दी, बताइए आपकी क्या ओपिनियन है एमबीए को लेकर, तो फेडरल ट्रेड कमीशन के अधिकारी ने कहा था
हम अपनी ओपिनियन व्यक्त करने के लिए अगर एक शब्द मुंह से बोलेंगे तो वो कंपनी के लिए विज्ञापन बन जाएगा, और हम नहीं चाहते गवर्नमेंट बॉडी किसी कंपनी का विज्ञापन बने। इसलिए उन्होंने नो कमेंट करके बात खत्म कर दी थी। लेकिन उस टाइम एक मीडिया हुआ करता था। मीडिया दुनिया में कहीं भी हो, मीडिया का मतलब है जितना उछलोगे कूदोगे उतने आप छाओगे। तो वहां बहुत उछल कूद हुई थी अमेरिका के अंदर। मैं अमेरिका की कहानी बता रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। वहां पर बहुत उछले कूदे, उन्होंने जाने क्या क्या चाहा। तो कोई होता ना अल्टीमेट कॉर्पोरेशन के जो ऑनर थे, उन्होंने ये कहा कि देखो ये अलग अलग तरह से किस्तों में टुकड़ों में करने के बजाय आप ओपन डिबेट कर लीजिए। एक ने ये कहा कि हम ओपन बात करना चाहते हैं, आपसे ओपन खुली बात करेंगे, हम आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे हम इसका आपको कोई आइडिया नहीं देंगे, बट जो हमारी आपकी डिबेट होगी वो ओपन फॉर ऑल होगी। और मीडिया को जैसे कहते हैं लाइव आता है आज, ऐसे लाइव वो डिटेल हुआ था। बहुत सारे सवाल पब्लिक की तरफ से मीडिया ने और भी जो थे जहां पर वो लगता था उलझा देंगे हम, वो सवाल किया और उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक बिना किसी तैयारी के हर सवाल का जवाब दिया। और सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद उस मीडिया ने कहा था कि ये पहला कॉर्पोरेशन हम देख रहे हैं जिसको हमारे जांच के दायरे में लेने के बाद हमने उसका ताला ही लगवा दिया, बट इसका ताला क्या है, इसके तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे आज के बाद। और वो पूरी जो जांच थी, जो बहस थी और जो मीडिया के साथ बातें हुई थी, जो कमीशन के साथ बात हुई थी, उन सबको एक किताब में लिख दिया गया। किताब का नाम है वादे जो निभाने हैं, कीप योर प्रॉमिसेस। जब हमने इस तरह की कहानी पढ़ी तो हमारा फेथ बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, क्या घटा, कहां घटा। और ऐसा सिर्फ यूएस में नहीं हुआ, ऐसा लगभग लगभग हर देश की कहानी है हमारे पास। चाइना में भी ऐसा हुआ कॉर्पोरेशन साथ, और भी देशों के साथ हुआ। क्योंकि जब कोई चीज इतनी बड़ी तेजी से लोगों की जिंदगी बदलती है, समस्या एक ही होती है, आम आदमी बेहतर हो क्यों रहा है, आम आदमी जिंदगी बदल क्यों रही है। और ये बात चौंकाने वाली होती है। और इन बातों को चौंकाने लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना के लिए चौंकने वाली बात थी जब चाइना गवर्नमेंट पूरा एफर्ट ही डाल रही थी अपनी जनता को आगे लाने के लिए। उनके पास बड़े बड़े मॉडल थे, प्लान थे, उनके कमीशन थे, प्लानिंग कमीशन थे। उसके बावजूद वो लोगों को रोजगार उतनी तेजी से जीवन शैली और रोजगार के रास्ते नहीं खोल पा रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उस देश में एमबे खोल रहा था। तो वहां की गवर्नमेंट के कान खड़े होना स्वाभाविक सी बात थी। तो उन्होंने भी इसको जांच के दायरे में लिया और जांच में इसको सही पाया। नतीजा क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर समस्या एमबे नहीं है कभी भी। समस्या क्या है कि एमबे के नाम का सहारा लेकर बहुत सारे लोग जो गलत करते हैं वो एमबे जैसे बोल के सामने वाले के दिमाग में बैठा देते, एमबे जैसा, अच्छा यही है क्या एमबे। वो कहता कई तो इतने दावे भर देते, नहीं ये नहीं है एमबे जो हम बता रहे, ये एमबे जैसा ही है बट हम एमबे से बेहतर है, एमबे का ये नहीं पकड़ सकते वो। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है। जो सच्चाई ईमानदारी से बिजनेस बनाते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज पैदा करती है। लेकिन 110 देशों में जब कॉर्पोरेशन हर तरह की जांच और हर तरह की उनको सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए, फैक्ट फिगर को देते हुए, पूरे जो भी डाटा मांगा वो देते हुए जब सही से निकलती है, तो वहां पर ये बिजनेस और तेजी से ग्रो करता है। हर देश की कहानी ये पाई गई है। जब भी किसी कमीशन को फेस किया है, उसके बाद एमबे कॉर्पोरेशन ने अपने बिजनेस को उस कल्पना जो करते हैं उससे कई गुना तेजी से बिजनेस को बढ़ाया। इवन बिना किसी जांच के दायरे में आए हुए किसी भी देश में कॉर्पोरेशन 10,000 करोड़ को टच ही नहीं कर पाया। अगर कॉर्पोरेशन 10,000 करोड़ से ऊपर जाने का एक गोल बनाता है तो ऑब्वियसली उसको वहां जांच। अब सही बात तो ये कि देखो, एक आम पब्लिक और एक आम मीडिया जांच करे तो क्या तो कॉर्पोरेशन आंसर दे और क्या उसके जांच से हो जाएगा, क्या उसको सपोर्ट करने से कॉर्पोरेशन फायदा हुआ। कॉर्पोरेशन चाहती है हमें जांचे तो कोई बड़ी एजेंसी जांचे, जांचे तो कुछ सरकार जांचे। और हर देश में उसने ऐसा किया है। अगर कल को ऐसा यहां होता है या हो रहा हो तो ये ऑल आर पॉजिटिव साइंस ना, ये सब अच्छे लक्षण है। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। वो पानी उनके लिए हिस्से में चला जाएगा जो बोलते हैं वी आर लाइक एम्बे, और दूध आपके हिस्से में आ जाएगा। उस दूध से कुछ समय बाद आप पनीर बना लेना, आप मक्खन बना लेना, दिस इज योर चॉइस। बट फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, आपका कुछ नहीं लगा। मेरे पास उन लोगों तक के मैसेज आए जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा कभी, जिनको एमबे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कैरियर 22 साल का एमबे में लगा हुआ है, उनका 22 घंटे का नहीं लगा हुआ। वो एमबे के बारे में बोलते हैं कि आज एमबे के बारे में आपने कुछ सुना क्या, आपने कुछ सुना क्या। मैं कहता हूं मैंने क्या सुना, तेने क्या सुना, इसमें जमीन आसमान फर्क है। जो मैंने सुना वो तू सुन लेगा, तेरे कान के पर्दे पड़ जाएंगे। और जो तू सुनता है उसे मैं सुन लूंगा, तो मैं आज एमबे में नहीं होता, है ना। जो तू सुनता है वो तू सुनता रहे, और जो मुझे सुनना है वो मैं सुनूंगा। मेरी बारी आएगी तो मैं सुनाऊंगा, और तेरी बारी आए तो तू सुनाना। मुझे सुनने वाले लाखों लोग होंगे, तुझे सुनने वाला कोई नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद तू सुनाने लायक नहीं बचेगा। मैं सुनाने लायक नहीं, मैं बहुत कुछ बताने लायक बच्चा रहूंगा। तो ये आपकी अपनी मान्यता है, आपको फेथ करना होगा। आपको इसलिए फेथ नहीं करना है कि आप एमबे करते हैं, आपको इसलिए एमबे पर भरोसा करना है कि लोग आप पर भरोसा करते हैं।
थाउजेंड पीपल का ट्रस्ट है आज। वो गोपी चंद चौधरी पर भरोसा करते हैं। बड़े बड़े लीडर जो हमारी टीम के, प्रकाश जी जैसे, वो मुझे एक पेरेंट फिगर मानते हैं। मेरे कुछ दायित्व हैं उनको लेकर। विनोद जी के अपने दायित्व बढ़ जाते हैं। मेरे जैसे बहुत लोग विनोद जी पर ट्रस्ट करते हैं। सचिन जी के दायित्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं। विनोद जी के, उनके, रामरा के दायित्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस पर जितने ज्यादा लोग भरोसा करते हैं उनके दायित्व बढ़ जाते हैं। और जब दायित्व बढ़ते हैं तो अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए उनको बहुत सारे संभल कर बोलना होता है। वो आम आदमी की तरह नहीं बोल सकते, आम आदमी की तरह बहस नहीं कर सकते, आम आदमी की तरह बात नहीं करते। वो अपनी एनर्जी को एक घटिया इंसान के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। उसको अपने लीडर के लिए अपनी एनर्जी को बचाना होता है। उपलब्धि की बात करें तो मिसेज बताते हम पूरी दुनिया में घूमे, इसमें से 20-22 देशों में घूमे हैं। और सबसे बड़ा जो इसका एमबीए का जो अचीवमेंट मैं कहूँ वो है लोगों का, जो लोग हैं उनके साथ अपनी मित्रता, अपने रिलेशनशिप। इतने प्यारे दोस्त हमें मिले इस बिजनेस के अंदर, इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे पास। हम एमबीए भी नहीं होते तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे में दोस्त मिलेंगे, कभी सोच ही नहीं सकते थे हम। ऐसे लोग हमारे जैसे इंसान को पास बैठाते ही नहीं, क्योंकि हम एमए में नहीं होते तो हम जैसे 22 साल पहले थे, हम आज 22 साल उसी रास्ते पर चलते, उससे तो 3 गुना खराब हो चुके होते। उस टाइम हम बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। अच्छाइयां तो हमारे अंदर एमबी की वजह से आई ना, नौकरी की वजह से तो अच्छाई नहीं आई हमारे अंदर। नौकरी तो, मेरी जिस डिपार्टमेंट में नौकरी, वहां तो अच्छाई आने की संभावना ही नहीं थी, बट यहाँ अच्छाई आती चली गई। तो हमने देखा जो दोस्त बने, हमने कभी इस बिजनेस के अंदर ये देखा कि यहाँ ना कोई क्रॉस लाइन देखी हमने, ना कोई डाउन लाइन, कुछ ऐसा ही नहीं। अभी तो कॉर्पोरेशन पार्टनर बोलता है, मैंने शायद ही कभी अपनी डाउनलाइन को डाउनलाइन कहा हो, नहीं। मेरे फ्रेंड है, मेरे बिजनेस पार्टनर है ना, हम सब मिलकर काम करते हैं। बिजनेस एसोसिएट में ज्यादा यूज करता था वर्ड को। आज की तारीख में हम बात करें तो किसको क्या इंटरेस्ट है? एक बाप को इंटरेस्ट है उसका बेटा ग्रो करे, इसके अलावा दुनिया में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। ईश्वर जी इस बिजनेस में, मुझे बाद में पता लगा मेरे क्रॉस लाइन, मुझे नहीं पता था शुरू में, विनोद जी आए थे। इवन मैंने अपनी हेल्पलाइन, जिन्हें आप क्रॉस लाइन कहते हैं, मैं हेल्पलाइन कहता हूँ, मेरे हेल्पलाइन के प्लान को देखकर मैं मोटिवेट हुआ था। नरेश जी का प्लान देखकर मोटिवेट हुआ था। ईश्वर जी से मैंने जितना सीखा है ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा जितना विनोद जी सीखा उससे ज्यादा सीखा, बट जितना विनोद जी सीखा उतना ही मैंने ईश्वर जी से सीखा। इनके अंदर सिखाने की क्षमताएं हैं। अच्छी बात क्या कि अगर इनके पास क्षमता है और ये उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम से जिसे कहते हैं गुरु भाई है, तो ऐसा मौका आपको मिलेगा कहाँ? बहुत लीडर है हमारे पास, बहुत लीडर है। इससे यहाँ हर आदमी का एक इंटरेस्ट होगा, आप ग्रो करें। हर आदमी चाहेगा आप जिंदगी में आगे बढ़े। आज भी हम कहीं बात होती है तो ठीक है, हमारे रिलेशन इस तरह के कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता, हमारे में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता होता, लेकिन हम ग्रो करें उन्हें पता होता है और वो ग्रो करें हमें पता होता है। हम दिल से तमन्ना जब अपने लिए दुआएं करते हैं कि ईश्वर हमें डायमंड बना दे, तब हम उतनी ऊपर वाले से दुआएं ये भी करते हैं, हमें ही नहीं बनाना, ईश्वर जी को भी डायमंड बना दो, नरेश जी को भी डायमंड बना दो, हमारे विनोद जी का ऑर्गेनाइजेशन को पूरा और बड़ा कर दो, राम राकेश जी का ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा कर दो। मांगते हैं तो सबके लिए मांगते हैं। ये वैल्यूज कहां से लेके आओगे आप? इन्हें कोई कैसे समझ लेगा? इन्हें कोई कैसे बता देगा? ना तो एक दिन में समझ में आने की चीज है, ना ये 1 घंटे में समझ में आने की चीज है। इसके लिए आपको जिंदगी झोंकनी पड़ती है। एमबी को यहां से बिल्ड करते हैं, एमबी यहां से बिल्ड होता नहीं है। जिसने यहां से बिल्ड किया वो तो चला गया, जो यहां से बिल्ड करता है। और कहते हैं जब आपके दिल से बात निकलती है तो वो बात बहुत दूर तक जाती है और बहुत लोगों तक जाती है। आपको केवल भरोसा करना है कि हम दुनिया में छाए हुए 60 साल 62 साल का ट्रैक कम नहीं होता है। शायद ही किसी की उम्र है आप में से 62 साल की। आपकी 62 साल की उम्र में ना जाने कितनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं आपने। अगर आप बात करने लगो तो पूरी रात निकल जाएगी, इतने उतार चढ़ाव है आपकी अकेली इंडिविजुअल जिंदगी में। तो क्या एमबी की जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होंगे 62 साल में? आप अगर जीवित हैं तो 62 साल में कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आप उदाहरण देते होंगे, मैं बाल बाल बचा था। कई बार तो बस के नीचे आने से रुक जाते हैं, कई बार कोई घटना घट जाती है, लेकिन हम बच गए ना। तो ऐसी जब हमारी जिंदगी में कहानियां हैं तो एमबे तो करोड़ों लोगों का परिवार पालता है, करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, लाखों लोगों के सपने की जिंदगी दी है एमबे कॉर्पोरेशन ने। तो क्या इसके साथ कहानियां नहीं जुड़ेंगी? बिल्कुल ऑब्वियसली जुड़ना स्वाभाविक सी बात है। जो भी बड़ा होगा कहानी तो होगी, और कहानी होगी तो वो कहानी सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की कहानी मिलकर बनती है, उसे कहते हैं संघर्ष की कहानी। और संघर्ष की कहानी जो होती है वही लोगों की जिंदगी बदलती है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, दिस इज राइट टाइम, ये सही समय है। फैक्ट्स के बारे में बात करो लोगों से, लोगों को आप बिजनेस के पॉजिटिव जो चीज है उसके बारे में बात करो, आप सुनो। अगर एमबे में कहीं कमी होती तो आपको क्या लगता है आईएएस ऑफिसर बिजनेस को कर रहे होते? आईएएस ऑफिसर्स के वीडियो हैं, आप देखिए, सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे।
एक नहीं, एक से ज्यादा आईएएस ऑफिसर कर, आईआईटी टॉपर्स कर रहे हैं, यूएस से अपने कैरियर को छोड़ के आ गए। जिसका कोई कैरियर की सी नहीं मिलता उसको, वो बोलता है मेरी तो जिंदगी दाव पे लगी हुई। तेरी तो जिंदगी जी नहीं रहा, तू दाव पे लगा क्या दिया भैया? जिंदगी उनकी दाव पे लगी हुई जो यूएस के 2% लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते थे। उनकी दाव पर लगी है जो वाइस प्रेसिडेंट के टाइटल को जीते थे। उनकी दाव पर लगी जो जिनका रेंच के ऊपर मकान था समुद्र के ऊपर। उनकी दाव पर लगी जो अरबपति थे, जो सब कुछ ब्राइट फ्यूचर को छोड़कर यूएस की नागरिकता को छोड़कर इंडिया में बिजनेस बिल्ड करने आ गए, उसे कहते हैं उनका कैरियर दाव पे लगा। आदमी बोल रहा है जिसको है नहीं, वजूद नहीं है, बिजनेस नहीं जानता, बिजनेस समझता नहीं। आपको बिजनेस को समझने का सबसे बेहतरीन समय है। आप एक बड़े कॉर्पोरेशन साथ हैं, कॉर्पोरेशन जानता है किस चीज को कैसे फेस किया जाता है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन आपके साथ फेस करते करते उसने 100 देशों को पार किया है, ठीक है ना। आपके साथ स्ट्रांगली खड़ी है। कोई भी उल्टा सीधा ना बोले, समझ नहीं है तो बयान ना दे। जो जानते हैं और समझते हैं एक बार अपनी अपलाइन से चेक कर लें, अपलाइन से टैली कर लें। फालतू लोगों से बहस ना करें। आपने पिछले कुछ दिनों में कॉर्पोरेशन किसी से बहस करते देखा? नहीं, बात करती है कंपनी अपने लीडर्स के साथ, बहस नहीं करती, कभी किसी के साथ बहस नहीं करती। तो आपको कोई बहस नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। आपको केवल बिजनेस की गहराई में जाना है, समझना है, लोगों को समझाना है, प्रोडक्ट को अच्छे से लोगों को देना है। ध्यान रखना है कोई जो आपका रेगुलर कस्टमर है वो छूट ना जाए प्रोडक्ट की वजह से, उसका प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए, वो कहीं नेगेटिव ना ले जाए। अरे अब तो फोन भी नहीं आते उसके, नहीं, एक दिन पहले फोन करो, प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर करो। काफी लोग हैं जो घुटने के दर्द से परेशान है, आपका प्रोडक्ट लेते हैं, सर्विस टूट नहीं जाए आपकी। मल्टीविटामिन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेते हैं, उनको टाइम पर सर्विस दो। लोगों के बीच में जाओ, लोगों को सुनो, धैर्य पूर्वक सुनो, लोगों से बात करो, लोगों के विचार जानो, और फिर बताओ कि अब जरा हम आपसे बात करते हैं, फिर अपने फैक्ट्स रखो। दुनिया में समझदार लोगों की कमी नहीं है। आप समझदार हैं, आपको समझदार लोग मिल जाएंगे। समझदार लोगों के बीच में जाइए, उनसे बात कीजिए, बहुत कम समय बहुत ऊंचाई तक जाओगे। आपका अब तक का जो फीचर आप मान के चल रहे थे उससे कई गुना बेहतर फीचर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक्स टू विनोद चौधरी जी जिन्होंने मुझे मौका दिया। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं मेरे दिल से मतलब एक आवाज निकलती है, अगर मुझे एमबे नहीं मिला होता तो मुझे विनोद जी नहीं मिले होते, और विनोद जी नहीं मिले होते तो मेरी जिंदगी कहाँ होती, आई डोंट नो। अपनी अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको मौका दिया बिजनेस में। वो आपसे संपर्क में है, आपके साथ बात करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपके दिल की भावनाओं को समझते हैं। अगर इस तरह के आपके पास दोस्त हैं तो आपका फ्यूचर, वर्तमान सब कुछ बेहतर ही बेहतर है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।